गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हुक के नियम पर और प्रत्यास्थता। हुक के नियम और प्रत्यास्थता से संबंधित कुछ अलग और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पहला आपका ये जो टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इसमें हमारे पास अनुदैर्ध्य प्रतिबल या विकृति से संबंधित हमने दो टाइप, प्रतिबल के प्रकार और विकृति के प्रकार पढ़े थे। आज है हमारे पास हुक का नियम। हुक का नियम, इससे संबंधित हुक के नियम से संबंधित हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण गुणांक, इन संबंधित हमारे पास तीन टॉपिक मिलेंगे। हुक के नियम, आयतन प्रतिबल, हुक का नियम, एक तो रचेगा हुक का नियम, एक रचेगा विकृति, एक रचेगा प्रतिबल। इन तीन नियमों पर आधारित हम और तीन नियम की गणना करेंगे। हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में, देखो हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। कौन दीजिएगा? प्रतिबल। प्रतिबल को हम विकृति के समानुपाती दीजिएगा। अब हमारा ई समानुपाती विकृति, या इसको ऐसे बना सकते हैं प्रतिबल, प्रतिबल समानुपाती विकृति। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा, हमारे पास आ जाएगी प्रतिबल बराबर ई रह जाएगा कांस्टेंट, नियतांक का मान, गुणा रह जाएगा विकृति। हमारे पास प्रतिबल बराबर ई गुणा विकृति। ये है हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक, समानुपाती का जैसे चिन्ह हटेगा एक गुणांक आएगा, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ई हमारे पास रह जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। इसको जैसे प्रत्यास्थता को बोलते हैं इलास्टिसिटी, तो इसी के अकॉर्डिंग ई आ जाएगा। तो ई का फॉर्मूला, यानी प्रत्यास्थता का गुणांक का फॉर्मूला होता है ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। यह है हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला रहेगा। अब प्रत्यास्थता गुणांक के तीन भाग होते हैं। अगले वाले में हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक के तीन भाग होते हैं। तो हमारे पास रह जाएगा, देखो प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक को ई लिखते हैं, ये प्रत्यास्थता गुणांक। अब ये फिर तीन टाइप के होते हैं, जैसे प्रतिबल तीन टाइप के, विकृति तीन टाइप के, प्रत्यास्थता गुणांक फिर तीन टाइप का। पहला है हमारे पास यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट, इसको लिखते हैं y से। यंग है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तो यंग को लिखते हैं y से, यंग को। तो ये हमारे पास रह जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जैसे प्रत्यास्थता गुणांक है वो है हमारे पास ई बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। यह हमारे पास ई का फॉर्मूला है, ई बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। उसी प्रकार यहां से देखो, इसी से फॉर्मूला है y बराबर। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या रह जाएगा? प्रतिबल रहेगा इसके पास अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य, और विकृति रह जाएगी हमारे पास अनुदैर्ध्य विकृति, जो हमने अभी दोनों पढ़े थे, अनुदैर्ध्य विकृति। यहां पर हमारे पास
अनुदैर्ध्य विकृति या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ये हो यहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यहाँ पे वाले में इतना सा रहेगा। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला था F बटा A अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति थी स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास FL AL। यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा y बराबर हो जाएगा FL अपॉन AL। यहां पर हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब हमारे पास आयतन प्रत्यास्थता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को लिखा जाता है कैसे? यहां पर ये रहेगा आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति के बराबर आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो के बराबर हमारे पास रह जाएगा आयतन प्रतिबल का फॉर्मूला वे था F अपॉन A, आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका फॉर्मूला रह जाएगा वापस में V डेल V अपॉन V। तो हमारे पास K यंग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक रह जाएगा K बराबर F V A प्लस डेल V A डेल V हमारे पास। तो रह जाएगा आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अब हमारे पास लास्ट टाइम का फॉर्मूला रह गया हमारे पास अपरूपण। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक वाले में क्या रह जाएगा? यही है हमारे पास पहले वाले और इस वाले फॉर्मूले में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इसको वापिस आप सिग्मा से या अपरूपण वाले में सिग्मा से लिख सकते हो, पैसा गुणांक वाले में इस प्रकार से। तो हमारे पास सिग्मा देगा, ये फॉर्मूला रह जाएगा हमारे पास अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि अपरूपण अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। यह है रह जाएगा हमारे पास अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। अब अपरूपण प्रतिबल लगभग सेम ही मिलेगा हमारे पास। ये रह जाएगा अपरूपण प्रतिबल रह जाएगा हमारे पास F अपॉन A। अपरूपण विकृति यह हमारे पास रह जाएगा L अपॉन L। अब इसका फॉर्मूला ये बढ़ जाएगा F ये ऊपर जाएगा L अपॉन रह जाएगा AL। जबकि हम जानते हैं कि L अपॉन L होता है फाई, जो हमने अपरूपण प्रतिबल में पढ़ा था। तो हमारे पास रह जाएगा अपरूपण गुणांक में F अपॉन A फाई। L अपॉन L का फॉर्मूला लग जाएगा फाई वाले में। तो ये रह जाएगा हमारे पास अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इतना सा रह जाएगा। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसी से रिलेटेड है जिसमें होता है y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पाइसा गुणांक, इन तीनों के मध्य एक रिलेशन। यह रिलेशन ज्ञात करने के लिए हमें
एक पोजीशन बनानी पड़ेगी। वह पोजीशन कुछ इस प्रकार वाले काउंट, जैसे y बराबर हो या किसी बराबर, y बराबर निकालते हैं तो y बराबर फॉर्मूला था हमारे पास आई अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, जिसमें हमें पता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारे पास था F अपॉन A, जबकि अनुदैर्ध्य विकृति था L अपॉन L। इस वाले पोजीशन से हमारे पास बन जाएगा F L A L। यहां से हम एक स्थिति बनाते हैं। उस स्थिति में y बराबर जिसमें बल है वो बल रहेगा F, L है वह किसी तार की लंबाई है, उसको हम मानते हैं 1 मीटर। प्रारंभिक तार की लंबाई है, एकांक लंबाई को मानते हैं 1 मीटर वाली। अब है क्षेत्रफल का, अगर तार की लंबाई 1 है तो हम क्षेत्रफल को मानते हैं मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। यहां पर ये हम पोजीशन रखते हैं। अगर इस पोजीशन को रखा जाए तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा F अपॉन L। अब यहाँ पे जो L है, ये L, यह हमारे पास इसमें आ जाएगी अनुदैर्ध्य विकृति में। अनुदैर्ध्य विकृति में स्मॉल l का मान होता है लंबाई में परिवर्तन। यहां से बनाते हैं, ये तो है हमारे पास बल और ये है लंबाई में परिवर्तन। ये रह जाएगा y बराबर F अपॉन L बराबर बल का रह जाएगा बल बटा लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन है हमारे पास L। और अगर हम इसी फॉर्मूले को बनाते हैं कि लंबाई में परिवर्तन हमारे पास किस आधार पर रह जाएगा, तो लंबाई में परिवर्तन रह जाएगा। देखो लंबाई परिवर्तन है वह जाएगा F, यहां वाले में, इस फॉर्मूले वाले में ये वाला काम करते हैं। लंबाई में परिवर्तन है मतलब L वाले में, तो L जाएगी यहाँ पे, y आएगा नीचे, F का F रह जाएगा, तो ये तो रह जाएगी हमारे पास स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल l बराबर रह जाएगा l, यहां चला गया, F एजिटी जाए और y आ जाएगा नीचे। इसका मतलब लंबाई में परिवर्तन इस सिचुएशन के अनुसार रह जाएगा F अपॉन y वाले में रह जाएगा। ये फॉर्मूला आपको फिर से याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसके आगे की स्थिति में हमारे पास अपरूपण विकृति और पाइसा गुणांक, क्योंकि हमें सिग्मा के रूप में कोई फॉर्मूला निकालना है, तो वह फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा में है, इसको बोलते हैं पाइसा गुणांक। तो पाइसा गुणांक का फॉर्मूला निकालते हैं। पहले हम लंबाई में परिवर्तन वाला का वैल्यू याद रखना, F अपॉन y वाले में। यहां पे देखो पाइसा गुणांक जैसे फॉर्मूला लेते हैं ना, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा। यह होता है पार्श्व विकृति और यह होता है अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखो हमारे पास अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, ये हमारे पास इसके बीच का संबंध है, जबकि हमारे पास अनुदैर्ध्य विकृति के बीच में स्मॉल l की वैल्यू है, स्मॉल l की वैल्यू रह जाएगी। तो हम इसके बीच में अगर हम संबंध निकालते हैं, यानी इसके बारे में, यानी कि पार्श्व विकृति, पार्श्व, देखो लंबाई के रूप में तो अभी अपने पहले वाला निकाला था, यंग प्रत्यास्थ गुणांक y के बीच का संबंध था, उसमें मैंने लंबाई के बीच में निकाल लिया। ये रह जाएगा पार्श्व में, मतलब मोटाई आ जाएगी, इसमें मोटाई आ जाएगी, मोटाई वाली स्थिति आ जाएगी, तो ये रह जाएगा हमारे पास पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति इससे गुणा होगी, तो हमारे पास रह जाएगी सिग्मा बराबर अनुदैर्ध्य विकृति
अनुधेरी विकृति यानी लंबाई वाले में, लंबाई वाली स्थिति में, लंबाई में परिवर्तन वाले में, जो अभी अपने निकाला था, लंबाई में परिवर्तन यानी कि अनुधेरी का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन हमारे पास बी वाला फॉर्मूला था, वो है हमारे पास f अपॉन y। देख जस्ट वाले में देखो, ये वाले में f अपॉन y, यहाँ हमारे पास क्या जाएगी लंबाई में परिवर्तन, ये रह जाएगी लंबाई में परिवर्तन कह सकते हो। ये वाले में क्या कह सकते हैं, L वाले में जो वैल्यू हमने क्या बनाई थी अनुधेरी विकृति वाले में, L अपॉन L, इसमें हमने क्या माना था L को तो माना 1 मीटर के लिए, बाकी यहाँ पर ये फॉर्मूला है क्या अनुधेरी विकृति, वापस वजह से इसमें क्या था L अपॉन L, यानी देखो वापस क्या रह जाएगा F अपॉन L, ये L अपॉन L क्या रह जाएगा हमारे पास लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन ही तो है हमारे पास F अपॉन L, तो यहाँ पर ये दोनों स्थिति एक साथ लागू हो जाएगी, तो सिग्मा पार्श्व विकृति हमारे पास क्या रह जाएगी F अपॉन y यहाँ पे। अब देखो इससे बना दिया हमने ये फॉर्मूला, पार्श्व का मतलब क्या रह जाएगा हमारे पास, जैसे एक स्थिति के लिए मानते हैं, एक स्थिति के लिए जाएगा x में लंबाई में परिवर्तन, ओनली लंबाई में परिवर्तन, ठीक है तीनों के लेते हैं, तो लंबाई में परिवर्तन क्या रह जाएगा हमारे पास f अपॉन y। जस्ट इससे पीछे वाले में देखो ये रहा हमारे पास लंबाई में परिवर्तन क्या जाएगा f अपॉन y वाले में, तो ये रह जाएगा हमारे पास f अपॉन y। x के लिए तो हम एक वाले मानते हैं, x y z तीन अक्षांश होते हैं, तीनों के लिए एक मानते हैं, तो लंबाई में परिवर्तन रह जाएगा। y के लिए y x लंबाई में तो क्या रह जाएगा, अब की बार क्या रह जाएगा मोटाई में, या रह जाएगा पार्श्व में, पार्श्व में क्या है अब की बार लंबाई में परिवर्तन, बाकी वाली स्थिति में क्या रह जाएगी परिवर्तन कर सकते हो या कमी कर सकते हो, वह रह जाएगा हमारे पास सिग्मा f अपॉन y। ऐसा का ऐसा है z में कमी, तो क्या रह जाएगा हमारे पास सिग्मा f अपॉन y, ये वाली स्थिति रह जाएगी तीनों वाली स्थिति में। तो हमारे पास तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या रह जाएगा, तीनों वाली स्थिति में क्या रह जाएगी, किसी तार में लंबाई बढ़ाना, तार की लंबाई में परिवर्तन, पूरा तार ही ले रहे हैं, उसकी तार की लंबाई है वो कैपिटल L है, अब उस तार वाले में या किसी वस्तु में वो दोनों स्थिति बना सकते हो, तो कुल परिवर्तन बनाते हैं, कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन में क्या रह जाएगा इन तीनों को जोड़ देते हैं, कमी है तो माइनस में और बढ़ रही है तो प्लस में, तो हमारे पास क्या रह जाएगा f अपॉन y, f अपॉन y माइनस सिग्मा f अपॉन y माइनस सिग्मा f अपॉन y, ये अपन हमारे पास तीनों स्थिति रह जाएगी। तो कुल परिवर्तन क्या रह जाएगा f अपॉन y को लेते हैं कॉमन, तो ये क्या रह जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा, ये है हमारे पास तार की लंबाई में कुल परिवर्तन आया, इतना घट गया इतना बढ़ गया, ये तो बढ़ गया ये दो घट गए, तो हमारे पास तार की लंबाई में कुल परिवर्तन ये आया। जो तार की लंबाई में जो परिवर्तन रहा हमारे पास लंबाई वाले में, तो वह उस तार की एक भुजा हुई, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा हमारे पास पूरी तार में कुल परिवर्तन है, तार की एक भुजा की लंबाई है कितनी, एक भुजा की लंबाई है हमारे पास, कुल तार कितना, अब कितना रहा, पहले था हमारे पास, पहले माना था कि तार की लंबाई 1 मीटर है, तो हमारे पास 1 मीटर था, उसको खींचने पर इतना बढ़ गया x y z तीनों भुजाओं में इतना बढ़ गया, और बढ़ा हुआ कितना ये वाला, तो हमारे पास f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा इतना बना, यह है हमारे पास तार की कुल लंबाई है अब वाले में, तो ये एक भुजा गई। अगर इसका आयतन निकाला जाए, ये कह सकते हैं, अब कह सकते हैं आयतन, तो आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो हम इसका क्यूब करते हैं, क्या रह जाएगा 1 प्लस y अपॉन f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा, ये वाला ये रह जाएगा इसका क्यूब वाले में। अब हमारे पास कितना परिवर्तन रहा, तो 1 प्लस f, हमारे पास देखो क्या स्थिति रह जाएगी ये वाले में f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा, ये वाले में f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा, यह है हमारे पास कुल तार का आयतन है
एक तार का परिवर्तन कितना हुआ, एक घटा दो, क्योंकि कुल तार कितना है, एक बढ़ में, क्योंकि इसको एक से कम ही रहेगा, तो ये वाली स्थिति बनी। तो हमारे पास टोटल तार में जो परिवर्तन है वो एक घटाने पर इतना बच गया, एक घटाने के बाद वाले में। तो हमारे पास स्थिति क्या बढ़ जाएगी, देखो अब वाली स्थिति में इसको खोलते हैं, 1 प्लस, यानी इसको 1 प्लस x की पावर n से खोलते हैं, तो इसको 1 प्लस एन एक्स, ये बाइनिकल थ्योरम है, 1 प्लस एन एक्स, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल वाले में काउंट हो जाएगा, आगे जुड़ते जाएंगे, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा, आपके वाले में क्यूब हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2, अगले वाले में 3, ये स्थिति बनती जाएगी। तो इसको वापस खोलते तो क्या रहेगा, 1 प्लस n का मतलब कितना है, पावर कितनी है 3, तो ये रहेगा 3, x कितना है, ये वाले में 1 तो आ गया, 1 तो ये रहा 1 1, ये रहा तो 1 आ गया, x कितना है, ये वाला पावर कितनी, ये रही, तो हमारे पास जो 1 प्लस n का मतलब 3, तो f वाले में रह जाएगा हमारे पास f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा, ये तो ये वैल्यू आ गई, और वैल्यू क्या थी माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा। अब हमारे पास जो तार में परिवर्तन है टोटल वाले में, वो इतना रह जाएगा 3f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा, यह हमारे पास तार में परिवर्तन रह जाएगा। अब हमारे पास पाइसा गुणांक का जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है के बराबर होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला जो होता है के बराबर होता है हमारे पास आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अब देखो के बराबर होता है आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अब यह हमारे पास तार में परिवर्तन आयतन विकृति ही तो है। आयतन विकृति का मतलब होता है 3 भुजा 3D में, और यह हमने जो निकाला है वो 3D में निकाला है, x y z 3 तार वाली स्थिति में। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है आयतन वाले में के बराबर आयतन प्रतिबल यानी आयतन प्रतिबल, ये तो वाली स्थिति में ये रह जाएगा। आयतन विकृति इसको बोलते हैं डेल v अपॉन v, डेल v अपॉन v यही है हमारे पास। तो आगे वाली स्थिति में हमारे पास ये वैल्यू वापस रखते हैं, तो क्या रह जाएगा, हमारे पास पहले वाली स्थिति में ये वाली वैल्यू रह जाएगी f बराबर, यहाँ पे हमने निकाला था आयतन बराबर 1 प्लस f अपॉन a 1 माइनस 2 सिग्मा। आगे वाले में देखो के बराबर आयतन प्रतिबल, हमारे पास जो आयतन विकृति ये वाली वैल्यू थी वो यही है जो हमने निकाली है। तो अब देखो आगे वाली स्थिति में, आगे वाली स्थिति में क्या रह जाएगा, आयतन प्रतिबल बराबर के बराबर आयतन प्रतिबल होता है f अपॉन a, आयतन विकृति जो हमने अभी निकाला है। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे के जिटिज में आयतन प्रतिबल f अपॉन a, a की वैल्यू क्या है 1 मीटर स्क्वायर जो हमने सबसे पहले माना था, और रह जाएगा ये वाले में आयतन विकृति f 3f अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा, ये वाली ये उल्टे होकर वापस रह जाएगी एजिटिज ऐसा का ऐसा, ये रह जाएगा 1 का 1 में, f से f कैंसिल आउट, y का y एजिटिज में, 3 k से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। हमें यही संबंध ज्ञात करना था, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, यह सिग्मा बराबर पाइसा गुणांक के बराबर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और y रह जाएगा हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यही तीनों के बीच का एक रिलेशन है।